हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी एसएससी की जो ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत आज हमारा ये छठवां प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसके पहले ऑलरेडी हमने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं इंडियन ज्योग्राफी की, तो जिनने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर फॉलो कीजिए। जो दोस्तों हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट ये यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, आपके एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं और यहाँ से आगे भी आपको एग्जाम्स में आने की संभावना क्वेश्चंस की बहुत अधिक है। ठीक है, इसके अलावा इससे आपको पता चलेगा कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है, तो इससे आपको एक आइडिया भी होगा कि एसएससी किस सेक्शन से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए हम सीधे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो सीधे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एसएससी सीएचएसएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहां पर स्थित है या फिर कहां सिचुएटेड है। ठीक है, न्यू मूर द्वीप की बात की जा रही है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अरब सागर या फिर अरेबियन सी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में या फिर अंडमान सागर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में स्थित यह एक अपतटीय द्वीप है। इसका नाम है न्यू मूर द्वीप। कहां पर है बच्चों, बंगाल की खाड़ी में। यदि आप पश्चिम बंगाल राज्य को देखेंगे तो उसके पास में एक अपतटीय द्वीप। देखिए, अपतटीय द्वीप क्या होता है, मैं बोल रहा हूं अपतटीय द्वीप। अपतटीय द्वीप का मतलब यह है कि जो भारत की तट रेखा है उसके पास जो द्वीप स्थित हैं उसको हम बोलते हैं अपतटीय द्वीप, है ना। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा पूरा भारत का मैप है। यहाँ पर आप, ये वेस्ट बंगाल राज्य है तो यहाँ पर ही आपको ये न्यू मूर द्वीप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो न्यू मूर द्वीप है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवादित भी रहा है। ठीक है, बांग्लादेश क्लेम करता था कि ये हमारा है, इंडिया क्लेम करता था ये कि हमारा है, लेकिन आपको वो याद रखना है कि वर्तमान में ये पूर्णतः जल में डूब चुका है या फिर समाहित हो चुका है। ठीक है, 1954 के टाइम पे बच्चों, 1954 के टाइम पे ये समुद्र तल से 2 से 3 मीटर ऊंचा था, है ना, 2 से 3 मीटर ऊंचा था, लेकिन वर्तमान में ये पूर्णतः समुद्र में डूब चुका है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। कहां पर है, यहां पर ये एक अपतटीय द्वीप है। ये कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी या फिर बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती या फिर किस प्रकार की कृषि की जाती थी। ठीक है, किस टाइप की एग्रीकल्चर की जाती थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि। तो बच्चों, जब हमारे यहाँ हमें स्वतंत्रता मिली थी तो उस टाइम हमारे यहाँ के जो मैक्सिमम किसान थे वो निर्वाह कृषि करते थे, है ना। निर्वाह कृषि का मतलब क्या है कि किसान छोटे से भूमि की टुकड़े में सिर्फ इतनी कृषि करते थे कि उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए, उनका काम चल जाए, तो इसको हम बोलते हैं निर्वाह कृषि। ठीक है, तो आजादी के टाइम पर सिर्फ निर्वाह कृषि करते थे अधिकतम किसान भारत के। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से ग्रह से सबसे अधिक उपग्रह हैं। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं या फिर सैटेलाइट, है ना। उपग्रह को बोलते हैं सैटेलाइट या फिर मून शब्द भी इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, बृहस्पति या फिर जुपिटर, पृथ्वी, अर्थ, नेपच्यून, इसके अलावा शनि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आपको याद रखना है। इसका आंसर सही हो जाएगा डी, शनि। शनि के सबसे ज्यादा मून है या फिर सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखना है कि 2019 से पहले बृहस्पति या फिर जुपिटर के सर्वाधिक उपग्रह या फिर मून्स होते थे, लेकिन 2019 में शनि या फिर सैटर्न के कुछ मून्स की खोज हुई और वर्तमान में शनि या फिर सैटर्न के सर्वाधिक मून या फिर उपग्रह हैं। ठीक है, आपको एक बात याद रखना है, इसके शायद 82 या फिर 83 करीब इसके मून है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी का तारा कौन सा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ये। तो देखिए, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, बेगा, सीरस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर अल्फा सेंचुरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा हो जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। देखिए, ऑलरेडी एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, कभी एग्जाम में आ जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है, यदि ऑप्शन में सूर्य भी रहे, है ना, तो सूर्य को आपको टिक कर देना है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है ना, सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य को टिक कर देना। लेकिन सूर्य के बाद पूछे तो सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारी अर्थ के सबसे नजदीक स्थित तारा है, लगभग 4.5 प्रकाश वर्ष दूर या फिर 4.5 लाइट ईयर दूर ये तारा है, आपको याद रखना है।
4.24 है लगभग, 4.5 आप बोल सकते हैं। तो इतना लाइट ईयर या फिर प्रकाश वर्ष ये हमसे दूर है, आपको याद रखना है। और जो लाइट ईयर है बच्चों, ये एक यूनिट होती है ना। खगोलीय पिंड चूंकि एक दूसरे से काफी दूर होते हैं तो इनको किलोमीटर मीटर में नहीं मापते हैं, इनके लिए कुछ अलग से इकाई निर्धारित की गई है। जैसे लाइट ईयर हो गया है ना, इसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं, खगोलीय इकाई होती है। ये कुछ इकाइयां, एक होती है पार्सिक होती है, तो ये कुछ इकाइयां निर्धारित की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा था। ठीक है, कौन सी एशियाई कंट्री सबसे पहले मार्स पर पहुंची थी। ऑप्शन देख लेते हैं, जापान, भारत, पाकिस्तान या फिर चीन। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत पहला ऐसा एशियाई देश है या फिर एशियाई कंट्री है बच्चों जो सबसे पहले मून पर पहुंचा। ठीक है, सफलतापूर्वक मून पर लैंडिंग की। आपको पता होगा मॉम मिशन था, मार्स ऑर्बिटल मिशन। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, मार्स ऑर्बिटल मिशन जो कि भारत का मिशन था और पहली एशियाई कंट्री है जो मून पर पहुंची थी। आपको यह बात याद रखनी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसको प्रक्षेपित कब किया गया था, तो 5 नवंबर 2013 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। ये थोड़ा डेट भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोयस का पठार, लोयस प्लेट्यू कहां लोकेटेड है। द लोयस प्लेट्यू इज लोकेटेड, तो मलाया, थाईलैंड, चीन या फिर कोरिया। तो चीन में बच्चों आपको लोयस का पठार या फिर लोयस प्लेट्यू देखने को मिल जाएगा। जनरल सा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड मैप जब आप पढ़ते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपको पढ़ने को मिलता है। चलिए अगला देखते हैं, संसार की छत किसे कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, किसे कहा जाता है। ऑप्शन है इंदिरा स्थल, कंचनजंगा, पामीर का पठार या फिर इंदिरा कॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पामीर के पठार को बच्चों संसार की छत या फिर रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। आपको याद रखना ना। पामीर के पठार की लोकेशन कहाँ है, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये हमारा भारत है, यहां पर देखिए ये हमारा भारत है ना। ये लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला रीजन है। इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पामीर का पठार या फिर पामीर प्लेट्यू, इसके अलावा पामीर नॉट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पामीर नॉट, पामीर नॉट या फिर पामीर की गांठ या फिर पामीर ग्रंथि, बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं। और यहीं पर पामीर का पठार है। यहाँ पर यदि आप बच्चों देखोगे ना, तो यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं आकर के मिलती हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ से हिमालय आकर के मिलती है ना, यहाँ पर ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज आकर के मिलती है। यहाँ चाइना तिब्बत में जो कुनलुन पर्वत है वो आता है। इसके अलावा यहाँ पर हिंदू कुश जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में है वो आकर के मिलता है। तो ये सभी पर्वत यहाँ पर आकर के मिलते हैं, इसको हम पामीर नॉट भी बोलते हैं, है ना। गठान मतलब क्या होता है, गांठ, या फिर नॉट क्या होती है। आप यदि 3 4 5 कपड़े लेंगे और उसको एक जगह बांध देंगे तो उसको, उससे क्या बन जाती है, गांठ बन जाती है, नॉट बन जाती है। तो उसी प्रकार से इसको पामीर नॉट भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तियान शान भी एक माउंटेन जाता है, तो इसको आप देखेंगे भारत के उत्तर में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कौन सा है या फिर एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है। इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, नारकोंडम, तोसहाम, बैरन या फिर धीनोधर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जो बैरन द्वीप है या फिर बैरन वॉल्केनो है। बैरन आइलैंड है एक्चुअली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वहां पर ही ये बैरन ज्वालामुखी है। आपको याद रखना है, पूरे दक्षिण एशिया और भारत का एकमात्र सक्रिय या फिर एक्टिव वॉल्केनो है। आपको याद रखना है, क्या नाम है, बैरन द्वीप, है ना। इसके अलावा जो नारकोंडम है ये भी भारत का एक ज्वालामुखी है, लेकिन ये प्रक्षुप्त ज्वालामुखी है। ये कैसा है, प्रक्षुप्त ज्वालामुखी है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है या फिर किस प्रकार की रॉक है। चूनेदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर अवसादी या फिर सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा बच्चों। जो बलुआ पत्थर है, कैसी चट्टान है ये, अवसादी चट्टान है या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स है। आपको याद रखना, कैसी चट्टान है, अवसादी चट्टान है, बलुआ पत्थर, है ना। इसके अलावा चूना पत्थर हो गया, स्लेट हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, ये अवसादी या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत आती हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपाल में 7.8 तीव्रता वाला भयावह जो भूकंप आया था, ये कब आया था, है ना, किस डेट को आया था, डेट पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फरवरी 14, सितंबर 14, 2014, अप्रैल 2015 या फिर जुलाई 2015। तो आपको पता होगा कुछ टाइम पहले की ही बात है, लगभग 25 अप्रैल 2015 को, 25 अप्रैल डेट थी, ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। 2015 को
जो नेपाल है यहाँ पर बहुत ही तेज भूकंप आया था, लगभग 7.8 तीव्रता का यहाँ पर भूकंप आया था और काफी ज्यादा वहां पर तबाही भी मची थी, है ना, आपको याद रखना है। तो ये डेट याद रख लेना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बच्चों थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूं। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के किसी भी बैच की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी 2022 के लिए हमारा टारगेट बैच बिल्कुल लाइव है, ठीक है। तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट की एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको वहाँ पर गाइड करेगी, टीच करेगी, आपको कैसे स्टडी करना है, सारी चीज़ें आपको बताएगी। तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन की। प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आप सारी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आप DSSSC, ये एक कूपन कोड है, यदि आप इसको अप्लाई करते हैं बच्चों तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल 500 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ये कूपन कोड यूज करना आप मत भूलिए, ठीक है। चलिए इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, फिजिकल ज्योग्राफी हो, कोई सी भी ज्योग्राफी हो, तो यहाँ पर एक मेरा फाउंडेशन बैच लाइव है ज्योग्राफी का, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रूट एप्लीकेशन पर करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, बाकी आपको डिटेल सारी वहां पर मिल जाएगी। ज्योग्राफी के साथ साथ बच्चों अन्य बैच भी वहां पर लाइव है, आप इंडिविजुअल पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो इंडिविजुअल आप वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपका पॉलिटी वीक है तो आप पॉलिटी सिर्फ वहां पर पढ़ सकते हैं। मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल है, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इंग्लिश हो गया, सभी सब्जेक्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, कौन सा मैच नहीं है। तो देखिए खमसिन मिस्र बिल्कुल सही है, ये एक हवा है, ठीक है। जो आप देखेंगे तो पर्टिकुलर किसी रीजन में चलती है, तो खमसिन मिस्र में चलती है, बिल्कुल सही है। चिनूक चीन है ना, तो ये गलत हो जाएगा, चिनूक चीन में नहीं चलती है। इसके अलावा सिराको इटली बिल्कुल सही है, गिबली लीबिया सही है, ठीक है। तो चिनूक जो है बच्चों ये कहाँ चलती है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में चलती है। रॉकी माउंटेन्स के से ये नीचे उतरती है, रॉकी माउंटेन्स के आसपास चलती है, और ये गर्म और शुष्क हवा होती है ना। कैसी होती है, गर्म और शुष्क हवा होती है। और यहाँ पर जो चारागाह पाए जाते हैं उसमें जो बर्फ जमी हुई होती है उसको ये जो ये हवा होती है गर्म और शुष्क, उसको वो पिघला देती है, ठीक है। जिससे जो किसान होते हैं या फिर जो चारागाह होते हैं, घास के मैदान होते हैं, वो जानवरों के लिए, पशुओं के लिए काफी लाभदायक होते हैं, क्योंकि वो उसको चर पाते हैं, ठीक है। तो किसानों के लिए काफी लाभदायक होती है ये फसल, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे हम, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ठीक है। एक एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो नाइट्रोजन गैस है बच्चों वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 78, है ना, 78 या फिर 79 भी आप बोल सकते हैं। लगभग 78-79% के लगभग ये पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है ना, आर्गन लगभग 0.93% पाई जाती है। तो ये सब आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण गैसें हैं, इनका कई बार परसेंटेज भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों ये 0.003% पाई जाती है, ठीक है। ये एक हैवी गैस होती है, भारी गैस होती है, और निचले जो परत है क्षोभ मंडल वहां पर ही ये पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल को जो जोन है, जो लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लें, मध्यमंडल, तापमंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल। क्या बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन, कि जो हमारी अर्थ है ना, जो हमारी अर्थ है, इसमें इक्वेटर पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो मंडल पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बच्चों बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, है ना, क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फीयर इसको हम बोलते हैं। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वायुमंडल की सबसे
जब आप वायुमंडल की संरचना को पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें आप अलग अलग लेयर पढ़ते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो उसमें से जो सबसे पहली लेयर होती है उसको हम बच्चों बोलते हैं क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर, है ना। पोल्स पर इसकी ऊंचाई 8 और यहाँ पर लगभग, यहाँ पर 16 दिया है लेकिन लगभग 18 होती है इसकी, है ना। इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 होती है। और एवरेज कितनी होती है? एवरेज इसकी ऊंचाई बच्चों लगभग 15 किलोमीटर होती है। एवरेज इसकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 15 किलोमीटर होती है। तो आपको याद रखना है सबसे पहली लेयर होती है क्षोभ मंडल। जितनी भी आकाशीय घटनाएं होती हैं, वर्षा, बिजली बिजली वगैरह, है ना, जल बादल बनना, ये सब इसी मंडल पर होती हैं, आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है। ओजोन परत कहां पाई जाती है, किस मंडल पर पाई जाती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल, ठीक है। ओजोन लेयर की बात की जा रही है तो समताप मंडल जो होता है बच्चों, जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, यहां पर ही, इसके अंतर्गत ही ओजोन लेयर पाई जाती है। देखिए ये पृथ्वी हो गई हमारी, है ना, ये क्या हो गई? अर्थ, है ना। इसका पहली लेयर हो गई ये क्षोभ मंडल, इस प्रकार से। और दूसरी लेयर जो होती है इस प्रकार से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, है ना, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो सेकंड लेयर होती है इसको हम बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, है ना, या फिर स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसी समताप मंडल के बीच में, इसी समताप मंडल के बीच में इस प्रकार से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 15 से 35, देखिए 50 किलोमीटर तक क्या है, यहाँ पर 8 से 50 और यहाँ पर 18 से 50 के बीच में कौन सा है? समताप मंडल है। और इसी के बीच में एक ओजोन लेयर पाई जाती है। और ओजोन लेयर क्या करती है? जो सूर्य से बच्चों यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए काफी हानिकारक है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है ना, और पृथ्वी तक नहीं आने देती। तो ओजोन लेयर ये कार्य करती है, काफी महत्वपूर्ण होती है, काफी बार आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गरजने वाला चालीसा या फिर गरजता चालीसा, ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा। ये आपने सुना होगा यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। व्यापारिक पवन है, भूमंडलीय पवन है, पश्चिमी पवन है या फिर ध्रुवीय पवन है? इसको हम पश्चिमी पवन या फिर पछुआ पवन बोलते हैं बच्चों। पछुआ पवन या फिर पश्चिमी पवन बोलते हैं, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं, है ना। इसको 40 डिग्री के आसपास क्या बोलते हैं? गरजता चालीसा। 50 डिग्री के आसपास बोलते हैं प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री के आसपास बोलते हैं चीखता साठा, है ना। क्योंकि ये एक्चुअली दक्षिण में आप देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो मैक्सिमम आपको समुद्र मिलेगा, जल की मात्रा ज्यादा है ना। तो वहां पर जब ये पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं, है ना, लगभग आप देखेंगे 40 से 60 के बीच में जो ये चल रही हैं, तो बहुत ही तीव्र गति से, इनके बीच में कोई अवरोध नहीं होता है, कोई स्थल भाग नहीं होता है, तो बहुत ही तीव्र गति से घर्षण करते हुए आवाज के साथ चलती है, इसलिए उनको ये नाम दिए गए हैं। 40 डिग्री पर गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा। तो ये आपको याद रखना है। दक्षिणी गोलार्ध पर चलने वाली पछुआ पवन है, इनको आपको याद रखना है। इनको वेस्टर्न लीज भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डोलड्रम दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य में स्थित है? डोलड्रम क्षेत्र की बात की जा रही है बच्चों। 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 35 से 60, 25 से 35 या फिर 30 से 45। तो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। एसएससी सीजीएल 2017 में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो डोलड्रम क्षेत्र होता है ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है ना। यदि मैं यहाँ पर आपको अर्थ बनाऊं, है ना, यहाँ पर मैं छोटी सी एक अर्थ बना दूं आपको इस प्रकार से। ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, है ना। इसके उत्तर में ये 5 डिग्री हो गई और इसके दक्षिण में ये 5 डिग्री हो गई, है ना। और ये वाला जो रीजन हो गया बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डोलड्रम क्षेत्र। डोलड्रम क्षेत्र, इसको डोलड्रम या फिर शांत क्षेत्र होता है। यहाँ पर क्या होती है, जो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से व्यापारिक पवनें चलती है ना, इस प्रकार से, है ना, तो इस क्षेत्र में आने से पहले ही ऊपर उठ जाती हैं गर्म होकर के, क्योंकि ये रीजन बहुत गर्म होता है ना। और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्षैतिज रूप से पवनें नहीं चलती हैं, इस कारण से इसको शांत क्षेत्र या फिर डोलड्रम क्षेत्र भी कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, काफी अधिक बारिश देखने को मिलती है डेली बेसिस पर, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है ना। तो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशन के अंतर्गत ग्रेट बैरियर रीफ।
ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है बच्चों? विश्व की सबसे बड़ी मूंगे या फिर कोरल एक समुद्री जीव होता है, जिसको मूंगा भी बोलते हैं। एक समुद्री जीव होता है जो कि लाखों करोड़ों की संख्या में साथ में झुंड में रहते हैं, ठीक है। और इनका जो खोल होता है काफी सख्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। तो इनसे एक पूरा का पूरा द्वीप टाइप की संरचना बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रवाल से निर्मित रीफ या फिर कोरल या फिर मूंगे से निर्मित, चट्टानों से निर्मित द्वीप, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है प्रशांत महासागर में, यदि आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, ये देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है ना, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पर आपको ये समुद्र के अंदर एक रीफ दिख जाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्वींसलैंड द्वीप है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया का। कौन सा द्वीप है? क्वींसलैंड, क्वींसलैंड द्वीप है ना। और यहां पर ही आपको इस रीजन में आपको कोरल रीफ या फिर ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिल जाती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है ना, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इस प्रकार की कुछ होती है, आप देख सकते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है ना? एक भारत का एक इंडिया की आप यदि मैप की स्टडी की होगी तो वहां से एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये उड़ीसा से किसकी बाउंड्री नहीं लगती, किस राष्ट्र स्टेट की बाउंड्री नहीं लगती? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पश्चिम बंगाल की तो लगती है ना, इसके ऊपर ही है, आपको देखेंगे उड़ीसा के ऊपर ही है। इसके अलावा जहां तक बिहार की, इसमें हाँ बिहार आंसर ही हो जाएगा, बिहार की इससे नहीं लगेगी, बिहार ऊपर हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ भी इसके बगल में पड़ोसी है इसका, झारखंड भी इसके आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। थोड़ा आप यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए है ना, ये उड़ीसा राज्य है। यहाँ पर देखिए ये उड़ीसा राज्य है ना, ये उड़ीसा राज्य है। यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल से इसकी बाउंड्री लग रही है, पश्चिम बंगाल से लग रही है। ये झारखंड है, झारखंड से इसकी बाउंड्री लग रही है, छत्तीसगढ़ से इसकी बाउंड्री लग रही है। इसके अलावा यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है, इससे इसकी बाउंड्री लग रही है, ठीक है। जबकि बिहार झारखंड के ऊपर है, तो बिहार से इसकी बाउंड्री नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये आपको मैप अच्छे से स्टडी कर लेना, किसी भी राज्य की बाउंड्री आपसे पूछ सकता है ना, जैसे यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है आगे जो भी आपका एसएससी का क्वेश्चन हो तो यहाँ से किसी और राज्य का पूछ ले, मान लीजिए महाराष्ट्र का पूछ ले, मध्य प्रदेश का पूछ ले, है ना, उत्तर प्रदेश का पूछ ले, तो किसी भी राज्य का पूछ सकता है। तो आपको ये मैपिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किस राज्य की बाउंड्री किस राज्य से लगती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2017 में भारत और चीन के मध्य में डोकलाम में क्षेत्रीय विवाद हो गया था। यह डोकलाम किस त्रिजंक्शन पर स्थित है ना? ये तीन क्षेत्रों के मध्य में एक स्थित क्षेत्र है डोकलाम। विवाद आपने सुना होगा, भारत और चीन के मध्य में हुआ था, काफी ज्यादा विवाद और काफी ज्यादा गर्म मुद्दा था उस टाइम का ये, ठीक है। आपने न्यूज में जरूर देखा होगा, काफी हाईलाइट मुद्दा था। तो भूटान, पश्चिम बंगाल और चीन, ये गलत हो जाएगा। भूटान, सिक्किम और चीन, यही बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। भूटान, सिक्किम और चीन, या फिर आप बोल रहे हैं भूटान, भारत और चीन, है ना। सिक्किम भारत का ही हिस्सा है, तो भारत भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान का इससे कोई मतलब नहीं था, है ना। और यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं था अरुणाचल प्रदेश का, तो ये बी आंसर ही हो जाएगा, भूटान, सिक्किम और चीन के मध्य में। थोड़ा देख लीजिए मैप में, ये देखिए ये सिक्किम है ना, ये सिक्किम है ये देखिए बच्चों ये सिक्किम है ना। सिक्किम के अलावा ये भूटान है, ये भूटान है एक छोटा सा पर्वतीय जैसे, और यहाँ पर डोकलाम है, ठीक है। और ये अपना तिब्बत वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल तीनों देश के बीच में आपको पड़ता है डोकलाम क्षेत्र, और ये यहीं पर भारत और चाइना के मध्य में विवाद था ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन चैनल अलग करता है? अंडमान को निकोबार से 11 डिग्री चैनल नहीं, पाक स्ट्रेट नहीं, 10 डिग्री बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 डिग्री जो चैनल है बच्चों, अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। इसके थोड़ा और आप डीप में जाएंगे तो छोटा अंडमान, छोटा अंडमान को कार निकोबार से, कार निकोबार को, छोटा अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल, आप जब भारत के प्रमुख चैनल जल संधि वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें 10 डिग्री चैनल भी पढ़ते हैं। छोटा अंडमान और कार निकोबार को सेपरेट करता है, या फिर अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है ना, लिटिल अंडमान और कार निकोबार भी इसको आप बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? उत्तरी छोर बोल रहे हैं ना, तो आप जब सबसे पहले कमेंट बताइए भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है ना, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट बताइए। कई बार मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 35, 36, 37 या फिर 39। तो आपने पढ़ा होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, 8 4 से 37 6, मतलब 8 4 भारत के दक्षिण में है
और 37.6 आपका उत्तर में होगा, तो इसका आंसर 37 डिग्री हो जाएगा, है ना। 37 डिग्री भारत का उत्तरी छोर से गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। चलिए, और भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट जरूर आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, ठीक है। तो शीत ऋतु में ऑब्वियस सी बात होगा, जब दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा, तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो वो ही हमारे उत्तरी गोलार्ध या फिर भारत में सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर इसका हो जाएगा ना। और 21 मार्च को आप देखेंगे तो सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। चलिए, तो 22 दिसंबर ही यहाँ पर सबसे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो बताया था, कोरल से या फिर प्रवाल से या फिर मूंगे से निर्मित जो द्वीप होते हैं, उसी से हमारा लक्षद्वीप बना है। तो ज्वालामुखी उत्पत्ति, मृदा निक्षेप, प्रवाल उत्पत्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रवाल से ही या फिर मूंगे से निर्मित चट्टानों से ही हमारा लक्षद्वीप बना है, जैसे अभी मैंने आपको ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्डेमम पहाड़ी कहां पर स्थित है ना। इलायची कार्डेमम भी बोलते हैं इसको। ये आप देखेंगे तो जो वेस्टर्न घाट है उसकी बिल्कुल पश्चिमतम पहाड़ी है ना। कार्डेमम इलायची की पहाड़ी है, आपको केरल में और केरल और तमिलनाडु के लगभग बॉर्डर में आपको देखने को मिलती है। तो मुख्यतः केरल में आप देखेंगे इसको, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, केरल में ये आपको देखने को मिलती है कार्डेमम या फिर इलायची, इलायची की पहाड़ियां, ठीक है। ये बात आपको याद है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। सबसे पहले प्रायद्वीप भारत क्या है, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं। अनाईमुडी, डोडा, वेट्टा, महेंद्रगिरी या फिर नीलगिरी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अनाईमुडी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। ये प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है। और डोडा वेट्टा जो है ये नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, या फिर दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। सबसे ऊंची कौन सी है, अनाईमुडी, और सेकंड नंबर पर आती है नीलगिरी। और जो महेंद्रगिरी है बच्चों, ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, उसमें से पूर्वी घाट की उड़ीसा में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और नीलगिरी एक माउंटेन है दक्षिण भारत में, ठीक है। अनाईमुडी की हाइट कितनी है बच्चों, 2695 मीटर, 2695 मीटर। और इसकी कितनी है, डोडा बेट्टा की, इसकी है 2636। की हाइट भी आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक चीज और आप मुझे कमेंट में बताइए, भारत में, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट में जरूर आंसर दें, मैं बिल्कुल आपके कमेंट पढ़ता हूं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अच्छे से क्वेश्चन को सुनिए। भारत में हिमालय की या फिर हिमालय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप इसका भी मुझे कमेंट में जरूर आंसर दीजिए, है ना। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, इसके आप आंसर मुझे कमेंट में जरूर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों ये हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के मिक्स थे, है ना, जो ऑलरेडी आपके एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक आइडिया हो रहा होगा कि कैसे, किस सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इन सेक्शन को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो मुलाकात होगी अगले बेहतर सेशन में। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो रूट एप्लीकेशन पर बिल्कुल मेरा एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट है, लाइव है, तो आप मुझसे वहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलेंगे बच्चों अगले बेहतर लेक्चर में। यदि आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।